यही सोचते थे, लेकिन सच तो सिर्फ सत्यम को ही पता था। आज शालिनी और अभय के रिश्ते को देखकर उन्हें यकीन हो गया था कि जिसे वे नफरत समझते थे, वो शालिनी के लिए उसका हद से ज्यादा प्यार था। अभय ने शालिनी के आंसू पोंछे। अब रोना बंद करो, नहीं तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। तभी शालिनी हल्के से मुस्कुराई। इतनी देर से जो दूर रोए जा रहा है उसका क्या? इस पर सत्यम मजाकिया स्वर में बोला, शालिनी दीदी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अभय की आंखों में आंसू। लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है, नहीं तो ये तो खुद दूसरों को रुलाता है। ये सुनकर अभय ने सत्यम को घूर कर देखा, जिसे देखकर सत्यम हंसते हुए बोला, देखो दीदी, ये मुझे कैसे घूर रहा है। शालिनी ने पूछा, अभय, तुम सत्यम को ऐसे क्यों घूर रहे हो? शालिनी की आवाज सुनकर अभय ने अपनी नजर उससे हटा ली। सत्यम मुस्कुराते हुए बोला, दीदी, जब से आप गई हो, इसने तो हंसना ही छोड़ दिया है। ये सुनकर शालिनी को बेहद दुख हुआ। वो माहौल को थोड़ा खुशनुमा बनाते हुए बोली, तुम दोनों ने मुझे अपने बच्चों से तो मिलवाया ही नहीं। इस पर अभय ने आवाज लगाई, राज, यहाँ आओ। ये सुनते ही 16 साल का राज जल्दी से अपने पापा के पास आ गया। उसके बाद वो अंकिता से नाराज स्वर में बोला, तुम्हें क्या स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा? अंकिता थोड़ा घबरा गई। वो अभय के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो भी जल्दी से आगे आई। अभय मुस्कुराते हुए बोला, दीदी, ये मेरा बेटा राज है और ये मेरी पत्नी है। काव्या और मेघा भी वहां पर आ गई। उनका परिचय देते हुए अभय खुशी से बोला, ये मेघा भाभी है और ये काव्या है, जो इनकी छोटी बेटी है। राज और काव्या दोनों ने शालिनी को ग्रीट किया। वहीं डॉक्टर अवस्थी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसने पहले अर्जुन को संभाला और उसे वहां पर एक सोफे पर लेटाया। उसके बाद वो दुखी मन से सभी को परीक्षित आर्या के बारे में बताने के लिए बाहर जाने लगा। तभी उसने मशीन की आवाज सुनी और उसका ध्यान तुरंत परीक्षित आर्या की तरफ चला गया। उसने देखा कि परीक्षित ने अपनी आंखें खोल ली हैं। वो उठने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर डॉक्टर अवस्थी को बहुत बड़ा शॉक लगा। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। उसने जल्दी से परीक्षित को मॉनिटर करना शुरू किया। उसने देखा कि इस वक्त उनकी हार्ट बीट भी नॉर्मल हो गई है। वो बोला, इस वक्त आप कैसे हैं? तभी परीक्षित बोले, डॉक्टर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे सीने पर रखा हुआ भारी बोझ किसी ने हटा दिया हो। मुझे पहले सांस लेने में जो परेशानी हो रही थी, अब ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। अब मेरे शरीर में मुझे पहले की तरह दर्द भी नहीं महसूस हो रहा। क्या मैं ठीक हो गया हूँ? ये कहते हुए उन्होंने अपने घुटने मोड़े तो उन्हें देखकर डॉक्टर और ज्यादा हैरान हो गया। वो हैरानी भरे स्वर में बोला, आपका आधा शरीर पैरालाइज्ड था, लेकिन इस वक्त आपका सीधा पैर और हाथ दोनों काम कर रहे हैं। इट्स अ मिरेकल। ये सुनकर परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब डॉक्टर, तुमने मुझे बचा लिया। अब मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूँ। कहाँ है वो? ये सुनकर डॉक्टर अवस्थी ने सच बताया, मैंने आपको नहीं बचाया, बल्कि इस नौजवान लड़के ने आपका ट्रीटमेंट किया है। तभी परीक्षित की नजर सोफे पर सोते हुए अर्जुन पर पड़ी। परीक्षित चिंतित स्वर में बोले, मेरे नाती को क्या हुआ है? इस पर डॉक्टर शांत स्वर में बोला, वो ठीक है, बस थकावट की वजह से उसे कमजोरी महसूस हो रही है। उसने कई घंटे तक आपका ट्रीटमेंट किया था। ये उसी के साइड इफेक्ट है। ये जानकर परीक्षित को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका नाती इतना अच्छा डॉक्टर है। तभी डॉक्टर गंभीर स्वर में बोला, मिस्टर आर्या, अभी आपको आराम करना चाहिए। मैं आपके घर वालों को बता देता हूँ कि आप ठीक हो गए हैं। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। अभी शालिनी राज और काव्या से कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी डॉक्टर बाहर आकर बोला, मिस्टर आर्या, आप खतरे से बाहर हैं।
ये सुनते ही शालिनी और बाकी सभी के चेहरों पर एक मुस्कुराहट आ गई। सत्यम ने आगे बढ़कर पूछा, डॉक्टर आप सच बोल रहे हैं ना? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कुछ और ही कहा था। डॉक्टर मुस्कुराया, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने तो उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन आपके फैमिली मेंबर को इतने अच्छे से ट्रीटमेंट करना आता है, ये मुझे पता नहीं था। उन्होंने पुरानी टेक्निक द्वारा मिस्टर आर्या को बचा लिया है, लेकिन इस वजह से वो बहुत ज्यादा थक गए हैं और अभी वो बेहोश हैं। ध्यान रखना कि उन्हें कोई डिस्टर्ब न करे। शालिनी को भी हैरानी हुई कि उसके बेटे ने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया था। जहां तक उसे याद था तो अर्जुन ने तो ऐसा कुछ भी नहीं सीखा था। अब उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे और इस वक्त वो ये सोचकर खुश थी कि उसके पापा सही सलामत हैं। वो जैसे ही अंदर जाने लगी तभी उसे 24 साल पहले की बातें याद आने लगी, जिससे उसके कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। अब शालिनी का दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी अभय ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपको किसी भी चीज से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो शालिनी का हाथ पकड़कर अंदर ले गया। उसके साथ साथ सत्यम और दोनों बच्चे भी अंदर आ गए। उन्होंने देखा कि अर्जुन सोफे पर लेटा हुआ है, पर उन्हें नहीं पता था कि इस वक्त अर्जुन अनकॉन्शियस है। परीक्षित उन सबको देख रहे थे। इस बार शालिनी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो फिर से अपने पिता के सामने जा सके। इससे पहले वो इस वजह से आ गई थी क्योंकि वो अपने पापा की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती थी। अब जब उसे ये पता चला था कि वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो उसे पुरानी बातें याद आ गईं। शालिनी को ऐसे देखकर परीक्षित बोले, मेरी बच्ची पास आओ। शालिनी घबराते हुए उनके पास आकर बैठ गई। पापा, अब आप ठीक हो गए हैं तो मैं वापस चली जाऊंगी, आपको फिर से परेशान नहीं करूंगी। ये सुनकर परीक्षित को बहुत ज्यादा दुख हुआ। वो भावुक स्वर में बोले, मैं कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम आर्या फैमिली की बड़ी बेटी हो। तुम्हारे बिना हमारे घर की सारी खुशियां खत्म हो गई हैं। मैं चाहता हूँ कि अब तुम हमारे साथ ही रहो। ये सुनकर शालिनी शांत स्वर में बोली, पापा अभी आप आराम कीजिए। लेकिन वो कैसे भूल सकती थी कि उसके साथ इन 24 सालों में क्या क्या हुआ था। उसने अभी अपने पापा को परेशान करना ठीक नहीं समझा। वो गंभीर स्वर में बोली, आप आराम कीजिए। उसने इस बार अपने दर्द को अपने अंदर ही छुपा लिया। कुछ देर में बच्चे और बाकी सब वहां से चले गए। सिर्फ अभय और शालिनी वहां पर रुके हुए थे। अभय शालिनी से बहुत सारी बातें पूछना चाहता था, लेकिन उसके सवालों का शालिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। एक वक्त था जब मैंने इन सब चीजों के बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं खुद नहीं चाहती कि मैं उन बातों को याद भी करूं। शालिनी को देखकर अभय उसके दुख का अंदाजा लगा सकता था। ऐसे ही पूरी रात दोनों वहीं रहे। उसके अलावा अभय ने शालिनी को अपनी फैमिली और बिजनेस के बारे में बहुत कुछ बताया। उसने ये भी बताया कि सत्यम भैया इस वक्त मिलिट्री में एक हाई रैंक के ऑफिसर जनरल हैं। वहीं पापा मिलिट्री में फील्ड मार्शल थे। आज भी पूरी आर्मी उनके अंडर है। ऐसे ही बात करते हुए उन दोनों को सुबह हो गई थी और जो कल का तनाव भरा माहौल था वो आज हंसी और मस्ती मजाक में बदल गया था। शालिनी हंसते हुए बोली, इतना बड़ा होने के बाद भी तो बिल्कुल नहीं बदला। अभय मुस्कुराया, दीदी बदली तो आप भी नहीं है। लेकिन शालिनी को नहीं पता था कि अभय के चेहरे पर यह हंसी 24 साल बाद देखने को मिली थी। इससे पहले तो वो हंसना ही भूल गया था। सुबह तक अर्जुन को भी होश आ गया था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो अपने आप से गंभीर स्वर में बोला, अब मुझे सारी बातें समझ में आ गई हैं। मुझे जल्द से जल्द मजबूत होना पड़ेगा। उसके बाद उसने अपने नाना जी को देखा जो इस वक्त सो रहे थे। वो चुपचाप बाहर आया तो उसने अपनी माँ को वहां पर बैठे देखा जो किसी के साथ
काफी हंस बोलकर बातें कर रही थी। शालिनी को देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो खुशी भरे स्वर में बोला, मॉम, ये कौन है? तभी शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, ये तुम्हारे छोटे मामा जी हैं और जिनसे कल तुम मिले थे वो तुम्हारे बड़े मामा जी थे, लेकिन वो भी मुझसे छोटा ही है। अर्जुन ने अपने मामा जी को ग्रीट किया। उसके बाद उसने पूछा, मॉम, अब आगे क्या करना है? तभी शालिनी शांत स्वर में बोली, बेटा, एक बार तुम नाना जी को ठीक होने दो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर अभय की मुस्कुराहट एक पल में ही गायब हो गई। वो गुस्से से झल्लाया, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। एक बार पहले भी आप मुझे ऐसे ही छोड़कर चली गई थी। अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शालिनी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी अर्जुन गुस्से में बोला, मामा जी, कोई भी मेरी माँ को धमका नहीं सकता। इस वक्त अर्जुन की आंखों में भी गुस्सा देखा जा सकता था। तभी अभय थोड़ा शांत होते हुए बोला, ये मेरे और शालिनी दीदी के बीच की बात है, तुम्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद वो शालिनी से बोला, दीदी, आप दोबारा ऐसा नहीं कर सकती। शालिनी शांत स्वर में बोली, ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे, हमें बहस नहीं करनी चाहिए। उसके बाद वो अर्जुन से गंभीर स्वर में बोली, तुम्हें अपने मामा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अर्जुन दृढ़ स्वर में बोला, मॉम, मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हैं। मुझे पसंद नहीं कि कोई भी आपसे ऊंची आवाज में बात करे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ये देखकर अभय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, बड़ा ही होनहार बच्चा है। अगर ये तुम्हारे साथ है, मुझे किसी बात की कोई चिंता करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन उसे क्या पता था कि अर्जुन पिछले 6 सालों से कैसी हालत में था। ऐसे ही उन्होंने कुछ देर तक बात की और फिर कुछ दिन बीत गए। शालिनी और अर्जुन वहीं पास वाले रूम में ठहर गए। अभय और सत्यम दोनों ने शालिनी को घर चलने के लिए कहा, लेकिन शालिनी ने मना कर दिया और गंभीर स्वर में बोली, जब पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तब हम इस बारे में बात करेंगे। आज परीक्षित बिल्कुल ठीक हो चुके थे। वो आज व्हीलचेयर का सहारा लेकर बाहर निकले और दीवान काका उन्हें गार्डन में घुमा रहे थे। शालिनी भी उन्हें देखकर खुश थी। इन दिनों में अर्जुन की शिवन्या से फोन पर ही बात हो गई थी और शिवन्या तो इस बात से डरी हुई थी कि अर्जुन कहीं उसे छोड़कर तो नहीं चला गया, क्योंकि उसके साथ जैसा बर्ताव हुआ था और खुराना फैमिली ने उसकी कोई हेल्प नहीं की थी, ऐसे में वो कैसे खुराना फैमिली से कोई रिश्ता रख सकता था। आखिर शालिनी अपने घर क्यों नहीं गई थी और उसके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या शिवन्या का डर सही था? अब अर्जुन का क्या डिसीजन होगा? आखिर अर्जुन कब बनेगा ड्रैगन किंग? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ ड्रैगन का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। जब दीवान काका सुबह सुबह परीक्षित आर्या की व्हीलचेयर को गार्डन में घुमा रहे थे तो अर्जुन भी शालिनी के पास आकर खड़ा हो गया था, जो अपने पापा को ही देख रही थी। अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा, मॉम, आखिर क्या वजह थी जो आप अपनी फैमिली से इतने सालों से दूर थी? देखने में तो यहाँ पर सभी लोग अच्छे हैं। शालिनी को पता था कि अर्जुन के दिमाग में यही सवाल घूम रहे होंगे। वो पिछले 5 दिनों से अर्जुन की बातों को इग्नोर कर रही थी। अब इन बातों को करने का सही वक्त नहीं है। अब पापा की हेल्थ भी अच्छी हो गई है, हम आज ही उनसे बात करके यहाँ से निकल जाएंगे। तुम्हें भी तो अपनी कंपनी का काम देखना होगा। अर्जुन बोला, हाँ, आप सही कह रहे हो। शिवन्या भी मुझे जल्द से जल्द बुला रही थी। उसने बताया कि कंपनी में कुछ जरूरी काम है। दरअसल अर्जुन भी वहां से जाना चाहता था। वो ऐसे ही शिवन्या को अकेले नहीं छोड़ सकता था। शालिनी बोली, ठीक है, हम आज ही जाएंगे। तभी उनकी नजर दूर से आते हुए कुछ आदमियों पर पड़ी। उनके हाथ में गन्स थी और वो हड़बड़ी में वहां आ रहे थे। अर्जुन बोला, मॉम, ये सभी तो मिलिट्री से है ना? लगता है आपकी फैमिली का मिलिट्री पर कुछ ज्यादा ही दबदबा है। शालिनी हंसते हुए बोली, बुद्धू लड़के, मिलिट्री को कंट्रोल ही हमारी फैमिली करती है। तुम्हें अपने नाना जी का नाम पता है? उनका नाम परीक्षित आर्या है। लेकिन तुम्हें
अभी उनके बारे में कुछ नहीं पता। तुम कोमा में जो थे। इतनी देर में मेंशन के अंदर से सत्यम भी गार्डन में आ गया। तभी कुछ लोग परीक्षित जी के सामने आ गए। अर्जुन उनको आपस में बातें करते हुए देख पा रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि अर्जुन इतनी दूर से भी उनकी बातें सुन सकता था। उन सभी आर्मी वालों ने सबसे पहले परीक्षित और सत्यम को ग्रीट किया। उसके बाद मेजर अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोला, सर, मैटर हाथ से बाहर निकल चुका है। 50 से भी ज्यादा लोग गायब हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ गए। उनके लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। ये बात कभी भी बाहर आ सकती है। अब समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। वहां पर जो एक्सपर्ट काम कर रहे थे वो भी गायब हैं। परीक्षित दृढ़ता से बोले, मुझे पहले ही यकीन था कि वो कोई नॉर्मल मीटेराइट नहीं है, और अभी तक ये भी नहीं पता कि वो कितना पुराना है। तभी मेजर घबराते हुए बोला, सर, एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये शायद हजारों साल पुराना है, और उन्होंने तो ये भी कहा कि ये मीटेराइट है ही नहीं। परीक्षित और सत्यम उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सत्यम बोला, सभी लोगों को वहां से दूर रखो और जल्द से जल्द अपने आदमियों को भेजकर उन लोगों के बारे में पता लगाओ जो गायब हुए हैं। तभी मेजर ने बताया, सर, वो काफी गहराई में चले गए थे। हमारे लोगों ने उनकी हर तरफ तलाश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। उनको ज्यादा गहराई में भेजना भी उनकी जान से खेलना होगा। ये ऑपरेशन बहुत सीक्रेट है। अगर कोई भी बात बाहर आ गई तो एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जब अर्जुन उनकी बातें सुन रहा था तो उसे भी कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। अंदर ही अंदर उस जगह के बारे में जानने के लिए अर्जुन की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और न चाहते हुए भी उसके कदम अपने नाना जी की तरफ बढ़ गए। अभी मेजर कुछ बोलने ही वाला था कि जैसे ही उसने वहां पर आते हुए लड़के को देखा तो वो एकदम से चुप हो गया। तभी सत्यम का ध्यान भी उस तरफ गया जहां से अर्जुन उनकी तरफ आ रहा था। अर्जुन ने सभी को ग्रीट किया। जब परीक्षित ने अर्जुन को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। परीक्षित बोले, तुम बोल सकते हो, ये हमारी फैमिली का मेंबर है। तभी मेजर ने आगे बोलना शुरू किया, कुछ रेडिएशन वेव भी उस जगह पर महसूस की गई है। अर्जुन ने पूछा, नाना जी, ये किस बारे में बात कर रहे हैं? सत्यम बोला, अर्जुन बेटा, ये एक सीक्रेट मिशन है, बस उसी के बारे में बात हो रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम लोग हैंडल करते हैं, जिनके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। ये भी एक ऐसी जगह है जिसे डार्क केव का नाम दिया गया है। अर्जुन ने पूछा, क्या मैं भी उस जगह को देख सकता हूँ? तभी सत्यम मुस्कुराया, बेटा, तुम्हारा वहां पर कोई काम नहीं है। वो बहुत ही खतरनाक जगह है और अभी तक हमें भी ज्यादा कुछ नहीं पता। अर्जुन बोला, मुझे अनोखी चीजें देखने का शौक है, साथ ही एंटीक चीजों के बारे में भी काफी जानकारी है। हो सकता है मैं उस जगह के बारे में आपको कुछ बता सकूं, लेकिन वो तो वहां जाकर ही पता चलेगा। ये सुनकर परीक्षित और सत्यम दोनों हैरान हो गए, क्योंकि वो पहले ही ये देखकर हैरान थे कि किस तरह से अर्जुन को बीमारियों का ट्रीटमेंट करना आता है, और परीक्षित ने तो जीने की आस भी छोड़ दी थी, लेकिन अर्जुन ने उनका ट्रीटमेंट किया। परीक्षित अर्जुन की आंखों में बढ़ती हुई चमक को देख सकते थे। उन्होंने पूछा, क्या तुम सच में वहां पर जाना चाहते हो? तभी मेजर ने रोकते हुए कहा, सर, ये अभी बच्चा है, ये वहां जाकर क्या करेगा? आप तो जानते हैं ना कि वहां पर पहले ही कितने लोग गायब हो चुके हैं। तभी अर्जुन ने उसके पॉकेट पर लगी नेम प्लेट पर नाम पढ़ते हुए कहा, मिस्टर सौरभ मल्होत्रा, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि कौन सी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। नाना जी, क्या मैं एक बार उस जगह को देख भी नहीं सकता? परीक्षित बोले, बेटा, अभी वहां की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि तुम वहां जा सको, एंड आई एम श्योर तुम्हें भी ऐसी जगह के बारे में कुछ पता नहीं होगा। अच्छा, एक बार को मैं मान भी जाऊं, पर क्या गारंटी है कि अर्जुन हर हाल में अपने नाना जी को कन्विंस करना चाहता था। लेकिन तभी सत्यम परीक्षित की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, पापा, हम अर्जुन को वहां पर नहीं भेज सकते, क्योंकि आप जानते हैं ना कि अगर अर्जुन को वहां पर कुछ भी हो गया तो शालिनी हमें कभी भी माफ नहीं करेगी। हम पहले ही उसके साथ
इतना कुछ कर चुके हैं और अब मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा जिसकी वजह से मेरी बहन को दुख पहुंचे। अर्जुन समझ गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सत्यम की बात सुनकर परीक्षित के चेहरे के एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए थे। अभी तक अर्जुन की बातों को सुनकर उनके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था वो एक ही पल में डर में बदल गया था। उन्होंने डर और विवशता भरे स्वर में कहा, सत्यम, तुम ठीक कह रहे हो। अर्जुन बेटा, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। उसके बाद परीक्षित ने मेजर सौरभ मल्होत्रा को वहां से जाने के लिए कहा और फिर वो अपने आदमियों के साथ निकल गया। अर्जुन के चेहरे पर मायूसी साफ साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि जब से उसने ऐसी जगह के बारे में सुना था वो ना चाहते हुए भी उस जगह की तरफ खींचा चला जा रहा था। उसके दिमाग में यही बातें चल रही थी। उनके जाने के बाद शालिनी भी वहां पर आ गई। वो जाने की बात करते हुए बोली, पापा, अब आपकी तबीयत ठीक हो गई है और हमें यहाँ आए 6 दिन गुजर गए हैं। अब हमें जाना चाहिए। अर्जुन की भी नई नई जॉब लगी है और उसे भी कंपनी की तरफ से फोन आ रहे हैं। ये सुनकर परीक्षित बोले, शालिनी बेटी, ये तुम्हारा ही घर है और तुम कहाँ जाने की बात कर रही हो? अर्जुन को जॉब करने की क्या जरूरत है? शालिनी बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन वो अपने आप पर कंट्रोल कर गई। बेटी तो पराई होती है, ये मेरा घर कैसे हो सकता है? ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई और परीक्षित भी समझ गए थे कि शालिनी को पुरानी बातें अभी तक याद हैं। एक पल के लिए वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। परीक्षित कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी शालिनी नसीहत भरे स्वर में बोली, पापा, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मेरी वजह से परेशान हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा ख्याल रखने के लिए अर्जुन है। मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ। इस वक्त मेरे पास रहने के लिए अच्छी जगह भी है और मेरे बेटे के पास एक अच्छी जॉब भी है, इसलिए आप हमारी चिंता न करें। मुझे आपसे एक बात और कहनी थी। सत्यम और अभय दोनों के बच्चे बड़े हो गए हैं, आपको उन पर ध्यान देना चाहिए। चारों बच्चों को देखकर लगा जैसे कि उन्हें भी अकेलेपन की आदत हो गई है। आप जानते हैं ना कि आगे इसकी वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आप लोगों को ईशा और गौतम पर खास ध्यान देने की जरूरत है। अब हमें चलना चाहिए। परीक्षित ने सवाल पूछा, शालिनी बेटी, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? शालिनी बोली, मैं आपसे क्यों नाराज रहूंगी? आपने तो हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया है। बस मैंने ही कुछ ऐसी गलतियां कर दी थी जो माफी के काबिल नहीं थी, इसलिए आपको पुरानी बातों के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। अब हमें चलना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर परीक्षित की आंखें नम हो गईं। शालिनी बेटी, तुम यहाँ से चले जाओ। वैसे भी इस बूढ़े की किसे पड़ी है? अभी मेरे कर्मों की सजा पूरी नहीं हुई है, तभी तो मैं जिंदा बच गया। शायद मुझे अभी भी कुछ साल इसी दर्द में तड़पना होगा। इतना कहने के बाद उन्होंने दीवान काका को आदेश दिया, मुझे मेरे कमरे में ले चलो। यहाँ के माहौल में मुझे घुटन हो रही है। शालिनी जानती थी कि उसने अपने पापा को दुखी कर दिया है, लेकिन वो पुरानी बातों को भूल नहीं सकती थी। उसने कैसी सिचुएशन में अर्जुन को जन्म दिया था, ये तो सिर्फ वही जानती है। शालिनी ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोली, चलो बेटा, और ध्यान रहे कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम किस फैमिली से हैं। तभी उसकी नजर अर्जुन की पहनी हुई अंगूठी पर गई। उसने अर्जुन से वो अंगूठी निकालने के लिए कहा और फिर उसे सत्यम को देते हुए बोली, सत्यम, पापा ठीक है, उन्हें उनकी अमानत दे देना। तुम जानते हो ना कि इस रिंग के क्या मायने हैं? सत्यम ने मायूस होकर पूछा, दीदी, पुरानी बातों को भुलाया नहीं जा सकता? क्या आप हमारे साथ ही नहीं रह सकती? शालिनी बोली, सत्यम, मैं कब की पुरानी बातों को भुला चुकी हूँ, लेकिन अब मैं वो शालिनी नहीं हूँ जिसे तुम सब मेरे अंदर तलाश कर रहे हो। अब मुझ में और तुम सब में जमीन आसमान का अंतर है जो कभी भी कम नहीं हो सकता। अब हमें यहाँ से जाने की इजाजत दो। सत्यम बोला,
आज अभय यहाँ पर नहीं है। अगर उसे पता चला कि आप फिर से चली गई हैं, तो आप जानती हो ना कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। तभी शालिनी ने अपने बैग से एक लेटर निकाला और बोली, इसे अभय को दे देना, वो मेरी बात जरूर मानेगा। उसके बाद शालिनी ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगी। तभी सत्यम बोला, दीदी आप यहाँ से दिल्ली ऐसे तो नहीं जा पाओगी, मैं आपको छुड़वा देता हूँ। शालिनी बोली, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं पहले भी यहाँ से दिल्ली पहुंच चुकी हूँ, तो अब कौन सी नई बात है। इतना कहकर वो अर्जुन का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी। ये सुनकर सत्यम को बहुत दुख हुआ। तभी सत्यम ने अपने आदमी को बुलाकर उन दोनों को घर तक छोड़कर आने का ऑर्डर दिया। अर्जुन तो डार्क केव में जाना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई चांस नहीं था। और जैसे ही वो वहां से जाने लगे, तभी दीवान काका दौड़ते हुए उस तरफ आए और बोले, सत्यम बेटा, साहब की तबीयत फिर से खराब हो गई है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। ये सुनकर सत्यम भी जल्दी से दौड़कर अपने पिताजी के कमरे में जाने लगा। वहीं जैसे ही शालिनी ने दीवान काका के ये शब्द सुने, तो वो भी अपनी जगह पर रुक गई और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा कि कहीं उसने जल्दबाजी में आकर कोई गलती तो नहीं कर दी है। आखिर क्या है उस डार्क केव का सीक्रेट? अर्जुन वहां पर क्यों जाना चाहता था? क्या परीक्षित की तबीयत खराब होने से फिर से शालिनी के परिवार को नफरत सहनी पड़ेगी? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ ड्रैगन का अगला एपिसोड।